ओके। तो चलिए भाई, आप लोग का रेडॉक्स का और थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम बेसिस पे जो सवाल बताना था वो बता चुके हैं। बहुत ज्यादा कुछ चैप्टर सिखाया नहीं गया यहाँ पे। वहां पे बस आपको एक बेसिक नॉलेज दिया गया उन चैप्टर्स के बारे में, ताकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए बहुत ही आसानी से, किस तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे ही। तो अब अब एक लास्ट चैप्टर यहाँ और वीडियो। अब एक लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जहाँ पे अब हम लोग का इक्विलिब्रियम होगा। ये भी थर्मोडायनेमिक्स के जैसा ही चैप्टर है ना। मतलब इसको आप पढ़ने जाइएगा तो बहुत ही कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन अभी हमें बस एग्जाम के नजरिए से देखना है इसको कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के सवाल हमारे झारखंड के जैक बोर्ड में आते हैं सवाल। ठीक है, चलिए तो बिना देरी का स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। चलो भैया, तो देखिए। तो भाई, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा हमको कर्सर फोन करने दीजिए। हाँ यार भाई, कर्सर ऑन हो जा। चलिए ठीक है। चलिए ठीक। देखिए, तो इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कुछ इसके क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ बेसिक बातें हो जाए कि क्या हमें पता होना चाहिए एक इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, देखिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है, मान लीजिए प्रोडक्ट में, तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये प्रोडक्ट भी अगर कन्वर्ट होने लगे रिएक्टेंट में, मतलब ये दोनों साइड होने लगे, तो जो दोनों साइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाय डायरेक्शनल रिएक्शन। बाय डायरेक्शन का मतलब दो डायरेक्शन में होने वाला रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स होने वाला, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट होता है वो इन्हीं तरह के ही सॉल्यूशन में आता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ए से बी बन गया, लेकिन बी कभी ए नहीं आना चाहता है, तो यहाँ पे किसी तरह का इक्विलिब्रियम का बात नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का बात हम तभी करते हैं जब कोई रिएक्टेंट बदलता हो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट भी बदलता हो रिएक्टेंट में। मतलब ये दोनों तरफ से होने वाला होना चाहिए रिएक्शन, बाय डायरेक्शन होना चाहिए, या तो रिवर्सिबल होना चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे जब आप एक रिएक्टेंट बदलता है प्रोडक्ट में, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने फॉरवर्ड की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। वैसे ही अगर प्रोडक्ट जब बदलेगा रिएक्टेंट की ओर, तो बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि जिस रेट से एक रिएक्टेंट बदलेगा प्रोडक्ट में, है ना, उसी रेट से प्रोडक्ट बनने लगता है किसमें? रिएक्टेंट में। मतलब आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि रेट जो फॉरवर्ड का होता है बराबर हो जाता है रेट किसका? बताइए, बैकवर्ड का। मतलब देने, और इसी अवस्था को हम बोलते हैं कि वहां पे अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। मतलब अब वहां पे किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ने घटने वाला नहीं है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। इससे बढ़ना बढ़ता है, न घटता है। बस में ऐसे इस तरीके से लोग बताते हैं किसी रिएक्शन को जो दो रिएक्शन में होता है। तो अगर बोलेगा कभी कि इक्विलिब्रियम किस तरह के रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, तो इसके लिए बाय, या तो बोलेगा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। वैसे रिवर्सिबल के लिए फिर इसमें कंसेप्ट आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है तो एक कांस्टेंट का होता है कि उस समय एट इक्विलिब्रियम पे हम बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम का हम बात कर रहे हैं। तो उस समय इक्विलिब्रियम में जितना होगा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसके पहले जो कोफिशिएंट होगा, मान लीजिए एक्स है, उसका पावर में एक्स कर देना है, बट्टा अगर इसका रेशियो ले लीजिए, है ना,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, और जितना होगा रिएक्टेंट के पहले कोफिशिएंट उसका हो जाएगा उसका पावर, इन दोनों का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको दिखाते हैं हम लोग केसी से, या कभी कभी इसको सिंपल क्या दिखाते हैं हम लोग के से। तो कभी कभी क्या देता है एग्जाम में, जैसे 2019-20 में देखा गया था कि आपको एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या इक्वेशन होगा। तो बड़ा सिंपल होगा, जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है 2a+3b से दे दिया है 4c, तो पहले इसका इक्विलिब्रियम कौन निकालता है, देखिए तो पहले सी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बटा में ये सब रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी। अब देखिए, अब सी के पहले कितना है 4, तो ये चला जाएगा सी के पावर में, बी के पहले 3 है तो बी के पावर में चला जाएगा ये 3, ए के पहले 2 है तो ए के पहले जाएगा पावर 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये था थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कैसे लिखते हैं इसको। एक चीज याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, भले इसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन ये सिप और सिप डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को अगर वैरी कीजिएगा, है ना, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। बाकी आप कुछ भी बदल दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई असर होने वाला नहीं है, बस टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी। उसके बाद थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा सवाल जो आता है वो है आपका एसिड बेस थ्योरी पे, कि किसे बोलेंगे एसिड, किसे बोलेंगे बेस, और किसे, है ना, उसका देखिए, किसी भी कंपाउंड को, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है, और ये कंपाउंड एक एसिड होगा कि बेस होगा, इसको बतलाने के लिए 3 साइंटिस्टों ने अपना अपना परिभाषा दिया, है ना। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, है ना, उनका नाम था आर्हेनियस। तो पहला कहलाता है आपका आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। जैसे समझिए क्या था आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। आर्हेनियस के अनुसार से कहना था कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, एनी कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, और आप इसको चेक करना चाहते हैं कि एसिड है कि बेस, तो क्या कीजिए, आप इसको डिजॉल्व कर दीजिए, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व कर दीजिए। तो पानी में जब आप इसको डिजॉल्व कीजिएगा, तो जो केमिकल कंपाउंड जो था, जब वो पानी में गया तो यहाँ देखिए क्या किया, ये आपको H+ दिया, H+ गिव करेगा, या आपको हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयन गिव करेगा। अगर वो H+ आयन गिव देता है तो ऐसे चीजों को हमने एसिड का नाम दिया, और अगर वो OH- आयन देता है तो हमने बोला इसको बेस। ये जो बता रहे हैं एसिड और बेस का थ्योरी, वो किसका, हेलियो, आर्हेनियस के अनुसार से, आर्हेनियस के अनुसार से जो पानी में H+ देता है उसे एसिड बोलते हैं, और जो वाटर में OH- देता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। ये तो सबसे पुराना थ्योरी, सबसे ओल्ड थ्योरी, है ना, एक एसिड और बेस को पहचानने का या तो उसका परिभाषित करने का। फिर समय गुजरा, समय गुजरते गुजरते, है ना, नया नया थ्योरी आया और उसमें कुछ गलतियां पाने लगा, तो फिर हमारा दूसरा लॉ आया, जिसका नाम था ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, है ना, एसिड और बेस के परिभाषा को थोड़ा सा बदलाव किया। इसके अनुसार से क्या था, बोला गया कि कोई भी कंपाउंड आपके पास अगर है, एनी कंपाउंड, तो क्या कीजिए, आप इसको डिजोल्व कीजिए उस आर्हेनियस के जैसा ही, डिजोल्व इन। बस थोड़ा सा अंतर क्या किया, आर्हेनियस बोलता था पानी में ही बोलता था, लेकिन डॉक्टर के अनुसार से डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट डिजोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व कीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिए ये
कि H प्लस आपको क्या किया, डोनेट किया। तो अगर H प्लस डोनेट किया तो हम उसे एसिड बोलेंगे, और अगर वो H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो उसे हम बेस बोलेंगे। ऐसे मतलब ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार से OH का नाम ही नहीं लिया गया, ये पूरा एसिड और बेस का थ्योरी है ना परिभाषित कर दिया है ना H प्लस से। H प्लस दोगे तो एसिड, H प्लस लोगे तो बेस। H प्लस डोनर, इसका मतलब इसके अनुसार क्या होगा, जो H प्लस डोनर होगा उसे हम एसिड बोलेंगे, और जो H प्लस एक्सेप्टर होगा उसे हम बेस बोलेंगे। भाई H प्लस देता है तो एसिड, H प्लस लेगा तो बेस। ये था आपका सेकेंड थ्योरी, ब्राउनस्टेड थ्योरी। उसके बाद इसमें भी बहुत सारा दिक्कत आने लगा। तो तीसरा में जो सबसे लेटेस्ट आया वो है आपका लुईस एसिड बेस थ्योरी। ये अनाबी सबसे लेटेस्ट सही है, लुईस एसिड लुईस बेस थ्योरी। इसके अनुसार से क्या था एसिड बेस का परिभाषा, ये सबसे पहला बात है ना, ये H प्लस उसे कहानी हटा दिया, ये सीधा आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर पे, मतलब ये बात करने लगा इलेक्ट्रॉन पे। तो दो ही चीज था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है तो समझिए वो बेस है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो वो क्या है आपका एक एसिड। समझ में आया? तो लुईस के अनुसार से H इलेक्ट्रॉन दोगे तो बेस, इलेक्ट्रॉन लोगे तो एसिड। इलेक्ट्रॉन खेलता, कभी भूल जाओ अगर गलती से भी कि कौन क्या था तो याद रखना इलेक्ट्रॉन देना, जैसे कहीं इससे ज्यादा था, जैसे H प्लस याद रखना। H प्लस क्या बताइए, एसिड। ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना जी, मतलब एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है। और यही अगर OH माइनस रहता, बताइए हम क्या जानते हैं इसको आज तक बचपन से, बेस। तो इस पर इलेक्ट्रॉन खुद है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, बेस। तो इलेक्ट्रॉन डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है आपका एसिड। तो ये था आपका एसिड बेस थ्योरी ऐसे करके। चलिए उसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन की ओर जाएंगे। एक वर्ड आता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, देखिए मतलब एम्फोटेरिक हम उसको बोलते हैं ऐसा कंपाउंड जो H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। मतलब सीधा सिंपली बोले, कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड क्या बताइए बेस। जो एसिड और बेस दोनों के जैसा काम करे, है ना। एसिड मतलब H प्लस देने का भी काम करे और H प्लस लेने का भी काम करे, तो क्या बोलते हैं इसको, बताओ, एम्फोटेरिक, है ना। ऐसे क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए अगर HSO4 माइनस है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और O पे माइनस। अब देखिए अगर हम इसको H प्लस देंगे तो बिल्कुल एक माइनस है तो इसको पकड़ सकता है, मतलब ये H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, और H प्लस एक्सेप्ट किया तो मतलब क्या लगा ये बेस। और अगर यहाँ ध्यान से देखिए इसके पास H है तो H प्लस दे भी सकता है, मतलब आपका जो HSO4 माइनस है, अगर H इस प्लस इसमें ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो बिल्कुल ले लेगा, क्या बनेगा फिर H2SO4, और एक माइनस था प्लस न्यूट्रल। बताइए जब H प्लस लिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब गया तो एसिड के क्या कैसा काम किया, बेस के जैसा। और अगर इसमें H प्लस को रिमूव कर दोगे तो क्या होना चाहिए, SO4, एक माइनस पहले से था, अरे एक H से निकलना क्या जी, तो SO4 निकला, तो अगर प्लस निकला तो और माइनस लगा क्या होगा, 2 पे। मैं देखिए जब यहाँ से यहाँ गया, या H प्लस निकल चुका है, मतलब ये H प्लस डोनेट किया, मतलब इस समय ये क्या काम कर रहा होता है, एज अ एसिड। तो वही HSO4 कभी बेस का काम कर रहा है, कभी एसिड का। तो हम इसे क्या बोलेंगे, बताइए, एम्फोटेरिक। इसको हम लोग एम्फोटेरिक। ये था थोड़ा सा कंसेप्ट अबाउट, है ना, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों का काम करे उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद एक सवाल
ना, जो आप मॉडल सेट में भी देखे होंगे या तो आपको समझ में आ रहा होगा। कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। हम्म ये एकदम वीवीआई है ना। एक सवाल यहाँ से एकदम आएगा। देखिए सबसे पहले बताते हैं अब वो कैसे बनाना है क्वेश्चन। सोचिए क्या होता है, उसको छोड़ दीजिए। कभी भी अगर आपको बोलता है कि कंजुगेट एसिड बताइए, तो जान लीजिएगा कि आपको एक कंपाउंड वहां दिया रहेगा, और एक कंजुगेट एसिड हमेशा बनता है किसी एक बेस से। मतलब आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या को बोलेगा कि व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ दिस। मतलब अगर कंजुगेट एसिड बोला है, मतलब आपको जो कंपाउंड दिया होगा वो एक बेस दिया होगा। सिमिलरली अगर इसका रिवर्स कर दे, अगर आपसे वो कंजुगेट बेस पूछा है कि कंजुगेट बेस क्या होगा, सो बतलाइए। तो अगर कंजुगेट बेस पूछा है, इसका मतलब आपको दिया गया होगा एसिड वहां पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या पूछा है उससे को निकालने से। अगर हमको कंजुगेट एसिड पूछा, मतलब हमको दिया गया है बेस। अगर कंजुगेट बेस पूछा, मतलब हमको दिया गया है क्या, एसिड। तो बताए, अब देखिए, अब ये जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का जो कंसेप्ट था, ये है ना इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी। ब्राउनस्टेड लॉरी जो थ्योरी था, उसी से इसको बताया गया था। तो बताइए, ब्राउनस्टेड थ्योरी साथ साथ से H प्लस जो डोनेट करता है वो कहलाता है एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट कराता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। ठीक है, ऐसे तो क्या करना होगा। तो अगर आपको बेस दिया हुआ है, तो बेस में क्या करता है, H प्लस लेता देता है। मतलब क्या कर रहा है, आप क्या करेगा, जो भी आपको दिया होगा उसमें आप क्या कीजिएगा, H प्लस को ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि बेस से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो भी आपको दिया उसमें H प्लस जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपका कंजुगेट एसिड। और अगर आपको एसिड दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, H प्लस निकलता है ना, जितना कीजिए इसमें H प्लस रिमूव कर दीजिए। समझ आइए, जो बनेगा वो कहलाएगा कंजुगेट बेस। क्लियर है, समझाते हैं फिर से। आपको जैसे क्वेश्चन देते हैं, जैसे बोलेगा कि व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ HSO4 माइनस, ऐसे बोलेगा सर कि HSO4 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमसे बोला कंजुगेट एसिड पूछा है, कंजुगेट एसिड ने पूछा, तो कंजुगेट एसिड अगर पूछा है तो हमको दिया गया है बेस। तो बताइए हमारे बीच में कौन है, HSO4, मतलब ये पक्का एक तरह का बेस है। कैसे जाएंगे एक बेस है ये, क्योंकि हमसे पूछा गया है कंजुगेट एसिड। अगर पूछता कंजुगेट बेस, तो मतलब इधर रहता है एसिड। तो हमसे कंजुगेट एसिड पूछा गया है, मतलब दिया हुआ चीज क्या है, बेस। तो बताइए बेस में क्या करना होता है, मतलब हमारा जो HSO4 माइनस है, ये मेरे लिए बेस है। तो बेस क्या करता है, H प्लस लेता है कि देता है, H प्लस लेता है। तो क्या कीजिए, आप इसमें H प्लस को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो HSO4 पर माइनस था, इसमें हम H प्लस जोड़ दिए, प्लस H प्लस हम अगर जोड़ दिए तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा H2SO4। अरे SO4 एक H दो H बनेंगे, और एक प्लस एक माइनस हो पूरा न्यूट्रल, मतलब H2SO4। तो यही जो H2SO4 बना, वही मेरे लिए क्या होता है, ये कंजुगेट एसिड। क्लियर है, तो ये था कहानी हमारा है ना, कंजुगेट एसिड का और कंजुगेट बेस का। थोड़ा सवाल में हम लोग कुछ और कर लेंगे। उसके बाद दो फॉर्मूला होता है, जिससे कभी कभी सवाल आ सकता है, जैसे पीएच को लेकर के। जैसे देखिए जी, पीएच और प्लस पीओएच, और कितना होता होता 14। मतलब अगर किसी का पीएच पता है और अगर उसका पीओएच पूछ देगा, तो 14 घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर बोला HCl है, अगर इसका पीएच दे दिया है 5, तो पीओएच कितना होगा, तो 14 - 5 कर दीजिए, कितना होता है 9। क्लियर बात ऐसे। उसके बाद अगर हम H को हटा दें, मतलब पी को हटा दें, तो अगर H प्लस किसी भी पानी का अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को गुना कर दोगे OH माइनस आयन से,
इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴। H+ आयन और OH- आयन का गुना कितना होता है 10⁻⁻⁴। तो ये दो इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, है ना, पीएच को लेकर कभी कभी सवाल आ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा और कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात बोले तो एक हो सकता है आपका, ये देखिए जो एसिड का पावर पूछ सकता है कि एसिड का ना स्ट्रेंथ बताइए कि कौन सा एसिड का स्ट्रेंथ। देखो, तो एसिड का स्ट्रेंथ दो चीजों से पता कर सकते हैं हम लोग, कि उसके H+ आयन से या तो पीएच से। अच्छा, पीएच तो तुम पहले सुने होंगे। देखिए, ये तो जो पी जो होता है ना, पी वो कुछ और नहीं, -log को ही कहा जाता है पी। अब जैसे अगर पी एच है, इसका मतलब पी का मतलब -log, और एच का मतलब H+आयन का कंसंट्रेशन। जैसे रहता पी ओ एच, कहा था पी का मतलब -log, और ओ एच का मतलब OH- आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर ऐसे। तो ऐसे बताइए, तो अगर H+ देखो, तो H+ या पीएच दे सकता है। एक और तरीका होता है के से, जिसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपको एक के दे सकता है या पी दे सकता है। देखिए, तो इन लोग दोनों का वैल्यू कर दिया हुआ है। इसका जो एसिडिक होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, H+ आयन का। जिसमें H ज्यादा उसका एसिडिक भी ज्यादा। और अगर पी वाला दे दिया, पी वाला, तो बताइए, आप लोग तो सुनते होंगे, बचपन में ही सुने होंगे। बताइए, अगर दो एसिड है, एक का पीएच का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 है, और एक का पीएच का वैल्यू अगर 5 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो 2 वाला। तो मतलब जिसका पीएच का वैल्यू कम, समझिए उसका एसिडिक ज्यादा, मतलब इनवर्स ना हुआ। तो वैसे पीके, लोअर द पीके वैल्यू हायर विल बी द एसिडिक, या तो लोअर द पीएच हायर विल बी एसिडिक। इसमें कहा हायर द H+ हायर द एसिड, हायर द के हायर द एसिड, ऐसे। तो ये थे कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ऐसे ऐसे बहुत ऐसे और रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन है ना, इतना इनफ है। फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ आगे कंसेप्ट तो वहां पर हम लोग उसको फिर डील करेंगे। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द कंजुगेट एसिड ऑफ HPO4। देखिए ध्यान से, हमें दिया है HPO4 पे 2-, और पूछ रहा है कंजुगेट एसिड। तो अगर कंजुगेट एसिड पूछा, इसका मतलब हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, बेस। बस में, अगर कंजुगेट बेस पूछता तो हमें क्या दिया गया होता, एसिड। हमें पूछा गया कंजुगेट एसिड, मतलब वो बेस है। तो बेस में क्या होता है, H+ लेता है कि देता है, तो भैया H+ देगा तो एसिड होता है। यहाँ बेस है तो मतलब क्या होगा, H+ लेगा, मतलब इसमें H+ को जोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा इसको, तो दे दीजिए। तो एक H है और एक H दे देगा तो 2H हो जाएगा, H2। क्या होता है, PO4। यहाँ पे 2- था और यहाँ पे एक H+। 2- एक होगा, एक माइनस, तो H2PO4 पर एक माइनस। कहाँ है H2PO4 पर एक माइनस, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा पहला का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बोल रहा है द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, मतलब एक सॉल्ट है ये, ठीक है। और अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब पानी में घोल देते हैं, तो अगर इस सॉल्ट को पानी में घोलिएगा तो ये पानी का नेचर क्या होगा, ये पानी न्यूट्रल रहेगा कि एसिडिक रहेगा कि बेसिक। तो ये भैया बड़ा सिंपल, देखिए आप लोग सुने होंगे कि जब हम एक एसिड को और एक बेस को मिलाते हैं, तो बताइए क्या बनता है हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब इससे का उल्टा अगर हम सॉल्ट और ना वाटर को मिला देंगे तो फिर ऐसे क्या जनरेट होगा, बताइए, एसिड और बेस। तो वैसे मेरा सॉल्ट है ना, CH3COONA। और अगर इसमें हम वाटर मिला देते हैं, पानी में घोलते हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है बताइए, तो आपका Na पर प्लस है और इस पे क्या होगा, माइनस। ऐसा क्या होता है, H पर प्लस और OH पे माइनस। तो Na+ चला जाएगा OH के साथ, क्या बना देगा बताइए, NaOH+। जो ये पूरा एसिटेट आयन है वो लेगा H+ को, क्या बनेगा बताइए, आपका CO3COOH।
तो ये रहा मेरा बेस और ये रहा मेरा एसिड। अब देखिए, अब वो जो वाटर होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक, बेसिक कि न्यूट्रल, वो डिपेंड करता है कि हमारे जो वहाँ एसिड और बेस है वो किस लेवल के हैं, क्या स्ट्रेंथ है। देखिए, तो एनी जो है वो एक मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। और मेरा जो एसिटिक एसिड है वो मेरा वीक एसिड है। एसिड के मतलब देखो बड़ा सिंपल है, जितने भी कार्बन वाले एसिड होते हैं सब के सब कमजोर एसिड होते हैं। तो मतलब वहां पे बेस मेरा मजबूत है और एसिड मेरा कमजोर है। तो आप सोचिए कि जब ऐसे सॉल्यूशन अगर हमारा बनेगा जहाँ बेस मजबूत और एसिड कमजोर है, इसका मतलब उस वाटर में बताइए किसका ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगा, तो बेसिक का। इसी कारण से ये जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, बेसिक होगा। और बेसिक को ही हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन भी। तो इसी कारण का एसिडिक अल्कलाइन इंटरप्रेट का मेरा आंसर अल्कल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट एन एसिड इज अ सबस्टांस। लुइस के अनुसार से क्या था, लुइस के अनुसार से एसिड तो एस प्लस में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वही होता है एसिड। अगर कभी भुला जाओ तो एसिड ए से स्टार्ट, एक्सेप्ट भी ए से स्टार्ट, तो ए मैच कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है इन एसिड बेस रिएक्शन, ऐसे लिखा हुआ है द कंजुगेट एसिड ऑफ एसिड बेस इज। देखिए यहाँ एक रिएक्शन लिखा हुआ है हमारे बीच में, HCl प्लस CH3COOH से हमारा बना है Cl पर माइनस और प्लस CH3COOH2 पर पॉजिटिव। चलिए चलो ध्यान से देखिए, बताइए, देखिए HCl से Cl कहाँ बना है, यहाँ पे बना है। तो ध्यान देखिए, तो HCl से जब ये गया है यहाँ से, तो यहाँ से H प्लस तो रिमूव ना हो गया, इसका मतलब HCl हमें H दिया कि ले लिया है, तो सर HCl में सिर्फ Cl बचा, मतलब हमें H प्लस डोनेट किया। और अगर H प्लस डोनेट किया मतलब ये क्या कहलाएगा बताओ, एसिड। और एसिड जो बनता है, एसिड से जो बनता है क्या होता है मेरा कंजुगेट बेस। ऐसे। अब वैसे ही अगर आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये मेरा एसिटिक एसिड था, तो जब यहां से हम यहाँ गए तो बताइए, यहाँ से यहाँ गए तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे H का संख्या बढ़ ना गया। देखो यहाँ पे CH3COH है, यहाँ का होगा CH3COOH2, मतलब ये H प्लस एक्सेप्ट कर दिया है, मतलब इसमें H प्लस ऐड कर दिया गया। मतलब ये जो एसिटिक एसिड है वो H प्लस लिया है, मतलब ये क्या कहलाएगा मेरा बेस। और बेस से जो बनता है वो क्या कहलाता है कंजुगेट एसिड। तो पूछ रहे हैं हमसे कंजुगेट एसिड कौन है इसमें, एसिटिक एसिड का कौन है मेरा कंजुगेट एसिड, CH3COH2, मतलब क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बोला था स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड इज हाईएस्ट, किसका एसिड का स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होगा। देखिए यहाँ पी के वैल्यू में पी का दिया हुआ है, तो पी के वैल्यू कहा था कि जिसका पी के ए वैल्यू लोअर होगा, जैसे पीएच लोअर होता है वैसे पीके भी लोअर होगा, तो समझिए उसका एसिडिक पावर हाइयर होगा। तो यहाँ सबसे कम कौन है बताओ, 1, इसी कारण से ये सबसे हाईएस्ट एसिडिक होगा। चलिए छठा सवाल क्या बोल रहा है कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव मतलब माइनस, लॉगरिथम मतलब लॉग, क्या हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड, तो माइनस लॉग को P बोलते हैं और H प्लस के चलते AH, क्या होगा हमारा PH। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है ना, एक कंसेप्ट का सवाल है ये, जिसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक रिएक्शन दिया गया। देखिए एक था साइंटिस्ट, इसका नाम था लिचिट्रियल प्रिंसिपल, चलिए समझाते हैं उसको, उसका फिर सवाल करते हैं। लिचिट्रियल प्रिंसिपल, समझाते हैं क्या कहना था इसका। इस प्रिंसिपल के अनुसार से क्या कहना था कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ए प्लस बी है, सो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इक्विलिब्रियम है, सी प्लस डी बना रहा है, ठीक। और अगर मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसे मतलब जितना तेजी से ए प्लस ए बी बना रहे हैं सी डी, उसी मजबूती से हमारा
सी और डी क्या बना रहा है, ए और बी। ठीक है, तो एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में रहता है, और अगर आप इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कीजिएगा, मतलब आप अगर मान लीजिए बाहर से कुछ ऐड कर दिए या कुछ निकाल दिए, मान लीजिए हम इसमें बाहर से डी को ऐड कर दिए, डी को ऐड कर दिए बाहर से, आउटसाइड से। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम तो खराब हो जाएगा। एक रिएक्शन चाहता है कि अगर मेरे पास किसी तरह का एक्सटर्नल डिस्टरबेंस अगर होता है, तो वो चाहता है कि हम उस एक्सटर्नल डिस्टरबेंस को खत्म कर दें और फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब कि अगर आप कहीं बाहर से अगर डी को बढ़ा दीजिएगा, तो चाहेगा इसको डी को खत्म करे, तो क्या आपने ऐड किया, बढ़ाया इसको, तो इसको खत्म कैसे करेगा? तो बताइए क्या करेगा, ये आने लगेगा पीछे की ओर, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड में शिफ्ट डी क्या होगा, खत्म होने लगेगा। वही अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर से ए बढ़ा देते, तो वो आगे बढ़ने लगता ताकि ए को खत्म कर सकते। या मान लो अगर बी को निकाल लेते, यहां से अगर बी को निकाल लीजिएगा, तो बी को कम ना कर दीजिएगा, तो फिर ये पीछे आने लगेगा ताकि बी को बना के उसको बराबर कर सके। मतलब यही था कि अगर किसी इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टरबेंस करते हैं, तो वो है ना आगे अपने फॉरवर्ड या बैकवर्ड होकर के उस चीज को वो खत्म करने की कोशिश करता है, उसका इफेक्ट को खत्म करना चाहता है। यही होता है ये ट्यूटोरियल प्रिंसिपल। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने की कोशिश करते हैं। बोला है द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2SO2 जो कि गैस में है, प्लस O2 जो की भी गैस में है, सो बना है 2SO3 गैस में। चलिए ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, मतलब आगे की ओर जाएगा। कब बताइए, अगर आगे हमको भेजना है इसको, तो क्या करना होगा, SO2 या O2 इन दोनों में किसी को बढ़ा देना होगा। या तो इन दोनों को बढ़ा दीजिए या SO3 को निकाल दीजिए। तब बोल रहा है एडिंग SO3, अगर SO3 को ऐड करेंगे ये पीछे ना आएगा, तो नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, पीछे कर देगा इसको। और इंक्रीज वॉल्यूम कंटेनर, तो देखना ही नहीं है। तो एडिंग SO2, अगर SO2 को ऐड किए, हाँ, तो बिल्कुल ये आगे की ओर बढ़ेगा। क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी। अगर आप इस समय SO2 को जोड़िएगा, तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ना जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगेगा, ये जैसे हमको आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोला कंजुगेट एसिड ऑफ H2SO4 इज क्या। देखिए फिर से वही आएगा सवाल। देखिए हमें पूछा गया है कंजुगेट, बोलते सॉरी, कंजुगेट बेस, और हमें दिया हुआ क्या बताइए, H2SO4। बताइए अगर कंजुगेट बेस पूछा हमसे, इसका मतलब हमें जो दिया गया हो क्या है, बताइए एसिड। बताइए एसिड क्या करते हैं, H+ देते हैं, तो इस H+ को रिमूव कर दीजिए, एक H+। तो HSO4 है, तो एक H बचेगा, दो में खत्म, फिर क्या SO4। अगर H+ निकालोगे तो न्यूट्रल था, क्या होगा, H पे एक माइनस। तो ये मेरा क्या लगा, बताइए कंजुगेट बेस। ये ऑप्शन ढूंढिए। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन में भी HSO4 है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 है, कितना होगा, एक ही माइनस। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए वो पहला में अब नाम नहीं दिया है। सल्फेट किसको बोलते हैं, SO4, 2 माइनस को सल्फेट बोला जाता है। और बाय सल्फेट किसको बोलते हैं, एक H जोड़ दीजिएगा, सोडियम से नहीं सुनता, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वैसे ही H लग जाता है किसके साथ, तो बाय बढ़ाने तो HSO4 को बोलते क्या होगा, बाय सल्फेट। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा होगा उसका कंजुगेट बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, ए सॉल्ट derived from a strong acid and weak base। a strong acid और weak base से कोई सॉल्ट बनेगा, ये मजबूत हुआ, मतलब कैसा होता है एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। बोला इफ अमोनिया इज डिजॉल्व इन वाटर, अमोनिया इसको बोलते हैं अमोनिया NH3 को, तो अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं तो पीएच क्या होगा। देखिए पीएच का कितना होता है बताइए, वाटर का पीएच 7। तो आप जो ऐड कीजिएगा, बस पता कीजिए ये एसिड है कि बेस। एसिड होगा तो 7 से कम हो जाएगा, बेस होगा तो ये 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप अमोनिया को बचपन से देखते आए हैं, है ना, बहुत टाइम से हम लोग इसको बनाते आ रहे हैं NH3, बताइए इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर इसके पास लोन पेयर है,
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताइए, डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है तो क्या कहलाता है बताओ, बेस। मतलब जो अमोनिया जो मेरा है वो एक तरह का बेस है। तो सोचिए, अगर पानी में अगर आप किसी बेस को मिलाते हैं तो उसका बेस क्या होगा, बढ़ने जाएगा, साथ से क्या होगा उसका आंसर, उसका इंक्रीज हो जाएगा उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, यहीं बैठो कथा कहीं के, उधर बैठो उधर। हाँ, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सबस्टांस, कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है। किसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नहीं भाई, कि जो जो एसिड बेस दोनों काम करेगा वो क्या कहलाता है मेरा एम्फोटेरिक, और जो एसिड बेस का काम नहीं कर सकता है, मतलब सिर्फ एसिडी और एसिड बेस क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, आपका एम्फोटेरिक। देखिए मतलब वो एम्फोटेरिक नहीं, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या, देखिए HNO3, देखिए इसको तो आप बचपन से देखते आए हैं। HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड, सिर्फ एक एसिड है, ये कभी बेस नहीं बनता, इसी कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए एम्फोटेरिक नहीं है। बाकी सब के सब इन लोग जो तीनों हैं वो आपको H+ दे भी सकते हैं, H+ ले भी सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों एम्फोटेरिक हुए, लेकिन ये एम्फोटेरिक नहीं हुआ। चलिए 12वां सवाल बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक, कौन है जो एम्फोटेरिक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई वैसा एसिड हमको दिख नहीं रहा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो सबके पास माइनस है, मतलब सब के सब H+ ले सकते हैं, मतलब सबके सब ये बेस है। अब हमें चेक करना है कि कौन एसिड नहीं है। तो अगर हम HCOO- को देखिए, क्या बताइए, HC डबल बॉन्ड O O-, बताइए क्या ये H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है का, नहीं। अगर ये हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ये हमें H+ नहीं दे सकता, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ H+ लेगा। तो मतलब ये सिर्फ बेस है, कोई एसिड नहीं, इसी कारण से ये कोई एम्फोटेरिक नहीं होगा। लेकिन दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो अगर रहता जैसे HSO4 पर एक माइनस, क्या होगा, तो H डबल बॉन्ड O OH और H में देखिए, ये H तो लेवे करेगा, लेकिन उसमें ध्यान दीजिए तो यहाँ जो H है ये किससे जुड़ा है, O से, मतलब ये H दे भी सकता है, ये H ले भी सकता है, दे भी सकता है, मतलब क्या होगा आपका एम्पोटेरिक होगा। हालांकि आपको पूछा है नॉट, कौन एम्पोटेरिक नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन है वही मेरा एम्पोटेरिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द स्केल, वह कौन सा स्केल है शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, है ना, एसिड एंड अल्कलीज, अल्कली मतलब बेस, अल्कली मतलब क्या बोला जा रहा है, बेस को। तो कौन सा स्केल है जो एसिड और बेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है, उसके पास बताता है कौन है, तो पीएच स्केल। पीएच स्केल से ही हम लोग, है ना, किसी एसिड और बेस के, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके क्या पावर है वो पता कर सकते हैं। चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, बताए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और C% किस पे डिपेंड करता है बताओ, टेम्परेचर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये न्यूमेरिकल है, बोल रहा है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14, देखिए वही लिखा है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है बताइए, माने वाटर का क्या होता है, आयंस, तो H पर प्लस और OH पे माइनस। तो बोला आयोनिक प्रोडक्ट मतलब इसके आयन का प्रोडक्ट, मतलब H+ और OH- का प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻14, ये जैसे मैंने पीछे बताए थे। तब बोल रहा है व्हाट इज द H+ आयन का कंसंट्रेशन, मतलब क्या होगा, ऑफ ए 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, मतलब हमें 0.1 मोलर NaOH दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसमें H+ का क्या होगा कंसंट्रेशन बताइए। अच्छा, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि H+ आयन का कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा, 10⁻⁻14 बटा में OH-। अब देखिए ये तो मेरा जो NaOH है, ये क्या है, एक तरह का बेस है। देखिए तो जब NaOH जब डिसोसिएट होता है तो क्या देता है बताओ, Na पर प्लस और OH पे माइनस। तो सोचिए एक से एक बन रहा है, तो अगर इसका पावर हमें 0.1 दिया हुआ है, मतलब OH का पावर कितना होगा 0.1, मतलब हमें OH- आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, तो OH का दिया हुआ है और H+ का पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि H+ और OH- को गुना करते हैं
तो 10⁻14 आता है। एच प्लस बराबर क्या होगा, 10⁻14 बट्टा ओ एच माइनस आयन। बताइए 10⁻14 बट्टा चुप, ओ एच कितना बता, 0.1। तो 0.1 पुट कर दीजिए, कटेगा बताइए कितना जाएगा, ऊपर में 10, पावर कितना 1, तो 10⁻14 और माइनस क्या होगा, 10⁻13 होगा मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 10⁻13। चलिए इससे आगे भी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि कौन सा चीज के का वैल्यू बदल सकता है। तो क्या चाहिए बताइए, टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ भी कीजिएगा चेंज तो आपको के का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। बट व्हाट इज द सम ऑफ एडिंग पीएच प्लस पीओएच, तो जस्ट ये तो फॉर्मूला पूछ दिया, पीएच प्लस पीओएच को ऐड कीजिएगा कितना होता था 14, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट एसिड क्या है, तो एसिड मतलब एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। बोला गया कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से ए बी इज 0.5 एट 200, मतलब एक रिएक्शन है ए प्लस बी से बना है ए बी, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। अब बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए बी, तो अगर यही रिएक्शन अगर ऐसी हो जाता ए बी से ए प्लस बी, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रिएक्शन का जस्ट रिवर्स, अगर रिवर्स है तो केसी भी रिवर्स हो जाएगा। अगर पहला का केस 0.5 है तो इसका जो नया केसी बनेगा क्या होगा, 1/0.5। जो इसका केसी रहेगा उसका उल्टा बन जाएगा, तो कट जाएगा कितना था, ऊपर चला जाएगा 10, 5 दूनी 10, मतलब जो नया केसी बनेगा बनेगा 2। मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर केसी 0.5 है, इस रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा 2, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ये आपको याद करने का चीज है कि बफर सोल्यूशन अगर आ जाता है कभी एग्जाम में गलती से, तो बफर सोल्यूशन बनाता है हमारे एक वीक एसिड से, और उसमें एक सॉल्ट रहता है स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब एक वीक एसिड होना चाहिए और उसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, है ना, विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे कि बताते हैं, जैसे एक एसिड वीक एसिड ले लिए हम लोग, CH3OH एक वीक एसिड हो गया, और एक सॉल्ट चाहिए, लेकिन सॉल्ट में ई एसिड तो फिक्स है तो CH3OO रहवे करेगा, लेकिन यहाँ बेस लेना मजबूत होला, मतलब क्या एक NaOH KOH इस तरह से। तो इन दोनों को मिला के अगर कोई आप सोल्यूशन बनाइएगा तो वो कहलाएगा मेरा बफर सोल्यूशन। चलिए 21 नंबर, फिर यहाँ बैठेगा, उधर जाओ। देखिए व्हाट इज फाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। देखिए मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सब के सब बेस होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ये बेसिक इन नेचर, है ना, ऐसे। चलिए क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर हैज पीएच वैल्यू। सोडियम कार्बोनेट किसको बोलते बताइए, Na2CO3, ये 10th में पढ़े होंगे। सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है बताओ, एक की तरह का बेस होता है, तो चेक करके देखो ना, जिसको पानी में डुबा दो तो एन से क्या बनेगा, NaOH एक बेस, और CO3 क्या बनेगा, SOCO3। देखिए ये बनेगा एसिड, ये बनेगा एक बेस, बताइए ये तो मजबूत बेस है, इसी कारण से इसका पीएच जो होगा क्या होगा, 7 से ज्यादा, बेस का साथ ज्यादा होता है। चलिए देखिए फिर से वही सवाल आ गया, कंजुगेट बेस ऑफ HSO4। देखिए क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा है कंजुगेट बेस, इसका मतलब हमें जो दिया है HSO4 माइनस, वो क्या दिया है बताओ, एक एसिड। क्लियर है। अब एसिड क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है, तो आप इससे H प्लस को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो H हटा दीजिएगा तो सिर्फ H बचेगा, O बनेगा 4, और एक माइनस इसके बाद पहले से था, H प्लस हटा तो प्लस क्या, SO4 पे 2 माइनस, क्या SO4 पे 2 माइनस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट सवाल अगर देखें, 24 नंबर सवाल। चलिए बोल रहा है द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन NaCl इज लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर बिकॉज ऑफ द। बोल रहा है कि अगर AgCl को दो जगह अगर घोलिएगा,
एक पानी में और एक नमक के सॉल्यूशन में, तो वो पानी में ज्यादा घुलता है, नमक में कम। तो उसका क्या कारण है वही पूछ रहा है। देखिए, तो किसी चीज का डिजोल्व होने का मतलब हो गया कि मेरा जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये डिसोसिएट किसमें होता है, आपका Ag पर प्लस और Cl पे माइनस। ठीक है, तो अगर ये पानी में जब टूटेगा तो पानी में हमें कौन सा आयन मिलेंगे, H पर प्लस और OH पे माइनस। बताइए, क्या कोई भी आयंस से मैच किया क्या, नहीं। तो कोई आयंस नहीं मैच किया, मतलब पानी में जब AgCl टूटेगा तो ये आयंस पानी के आयन से मैच नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं बात है। लेकिन वही जब अगर हम नमक में इसको डिजोल्व करेंगे तो बताइए नमक टूटेगा क्या बनेगा, तो Na पर प्लस और Cl पे माइनस। अब देखिए, जब NaCl में जो होगा वो Cl माइनस भी उपस्थित होगा, और AgCl में भी Cl है, तो बताइए इसके पास क्या आ गया, बताइए कॉमन आयन। कॉमन आयन, अब बताइए अगर कॉमन आयन आ जाएगा तो अभी क्या पढ़े थे हम लोग लिटरेचर में, अगर किसी का, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिएगा तो कम करना चाहेगा। तो अगर Cl NaCl में क्या होता है, यहाँ AgCl का Cl और NaCl में दोनों कॉमन आयन हो जाते हैं, इस कारण से Cl का क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और उसको बढ़ने के कारण ये रिएक्शन बैकवर्ड की ओर जाने लगेगा। और अगर बैकवर्ड की ओर गया मतलब AgCl जो टूट रहा था वो टूटेगा नहीं, और ये फिर से क्या होगा, आपका सॉलिड बने लगेगा। इसलिए AgCl जब पानी में रहता है तो वो है ना ज्यादा टूटता है, क्योंकि Ag प्लस और Cl माइनस जब टूटते हैं तो कोई भी उसमें कॉमन मैच नहीं करता है। लेकिन वही अगर NaCl में जब टूटता है तो नमक का क्लोराइड और AgCl का क्लोराइड दोनों मैच कर जाता है, इसके दोनों कॉमन आयन हो जाते हैं, इसी कारण से है ना इसका सॉल्बिलिटी कम हो जाता है, मतलब पीछे वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा तो AgCl टूटेगा नहीं, AgCl टूटेगा नहीं तो घुलेगा भी नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन NaCl सॉल्यूशन इज लेस देन, कि NaCl में इसका सॉल्यूशन लेस होता है एन कम प्योर वाटर में। इसका कारण क्या है, तो कॉमन आयन इफेक्ट, NaCl में कॉमन आयन Cl मैच कर जाते हैं, इस कारण से ये इसको टूटने देता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दी HCO पॉजिटिव इन ए सॉल्यूशन हैविंग OH। देखिए हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 5 × 10⁻³ और बोल रहा है कि H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बताइए क्या होगा। अच्छा बताइए, H3O पॉजिटिव को ही H पॉजिटिव कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, H पॉजिटिव बोले या H3O पॉजिटिव बोले, बात और सेम। जैसे हम लोग पीछे पढ़े, क्या हम लोग जानते हैं, सिंस H प्लस और OH माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10⁻⁻14 आता है। तो अगर यहाँ से H प्लस बराबर का लिखेंगे क्या होते हैं, 10⁻⁻14 बटा में वो H माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अब बताइए, ये तो 10⁻⁻14 रहा, बटा में OH का कंसंट्रेशन कितना बताइए, 5 × 10⁻³ इसको सॉल्व कीजिए, 1/5 × 10⁻⁻14 बटा 10⁻⁻3। बताइए कितना हो जाएगा, 1/5 चला जाएगा ऊपर में, 10⁻⁻14 इंटू 10⁻+3। बताइए ठीक है, 5 0.2 में कटेगा, 0.2 इंटू 10⁻11। अब अगर इसको इसको 2 करोगे तो होगा 10⁻12 क्या है, 2 इंटू 10⁻12, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे है ना। तो ये थे हमारे है ना कुछ इक्विलिब्रियम कॉन्फिडेंस क्वेश्चन है ना रिलेटेड। अब कोर्स ये चैप्टर पूरा समझाया तो नहीं गया, इसी कारण से आपको उतना अच्छा से तो समझ में नहीं आएगा है ना, लेकिन ये एग्जाम के नजरिए से देखते हुए है ना, बस आप इसको एक बार देख लीजिए है ना, थोड़ा सा भी अगर आप समझे रहेंगे तो आपका जो एग्जाम का सवाल होगा, अब आप मॉडल क्वेश्चन को बना के भी देखिएगा तो आपको पाइएगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा है ना, कोई दिक्कत आने वाला बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका है ना, रात भी बहुत ज्यादा हो चुका है ना, क्योंकि आज ही देना था, कल एक लास्ट दिन है, उसके बाद फिर आप लोग कब देखिएगा। ठीक है जी, है ना, ऑल दी बेस्ट सबको है ना, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, बढ़िया से लिखिए, एकदम नहीं डरिएगा है ना, 11th एग्जाम में कोई आज तक ना फेल हुआ है ना कभी फेल होगा। आप इतना पढ़ लिए हैं, आपको भले अंदर से कॉन्फिडेंस ना लग रहा हो, लेकिन जी हाँ आपके पास इतना तैयारी है कि आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। आपका 85-90% तो एकदम 100% रहेगा ही रहेगा है ना। अगर आप सारा है ना जितना मेटेरियल आपको देते गए हैं, आप सारे स्टेप को फॉलो किए, समझ में आया नहीं आया वो बात का बात है, अगर आप हर चीज को फॉलो किए होंगे है ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा है ना।
और एकदम टेंशन मुक्त से रहिए, है ना। थोड़ा सा रिविजन कीजिए, अब नया कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब सिर्फ रिविजन करना, जितना पढ़ना है सो, है ना। और चलिए ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।